वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ, जिसमें चैप्टर नंबर 7 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सेकंड वीडियो हम कर रहे हैं ऑन एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मेरिट फ्रॉम ICAF स्टेट टेस्ट 2020 एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है? क्वांटम मेरिट का मतलब होता है लैटिन टर्म है और इसका इंग्लिश में मीनिंग है एज मच एज अर्नड और डिजर्व, यानी जितना काम किया गया है उसके पैसे। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में क्या क्वांटम मेरिट अप्लाई होगा या नहीं होगा? तो ये डिपेंड करता है टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो हमेशा ये एप्लीकेबल नहीं होता, हमें सिचुएशन देखनी पड़ेंगी कि कब ये क्वांटम मेरिट का रूल एप्लीकेबल है और कब ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा डिविजिबिलिटी और इनडिविजिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की नेचर जो है वो इनडिविजिबल होती है, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट परफॉर्म नहीं होता तो वो दूसरी पार्टी के किसी काम का नहीं होता। तो ऐसी सूरत में तो क्वांटम मेरिट अप्लाई नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर एक डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट यानी जिसमें कुछ काम हो जाए और वो एक पार्टी दूसरी पार्टी उसका बेनिफिट ले सके तो वो डिविजिबल कंसीडर होगा, और डिविजिबल के बेस पर जितना काम हो चुका है उसकी बेस पर क्वांटम मेरिट अप्लाई हो सकता है, अनलेस की पार्टीज की इंटेंशन अदरवाइज। तो क्वांटम मेरिट के रूल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिकली क्वांटम मेरिट का जो रूल है वो एक इंप्लाइड एग्रीमेंट क्रिएट करता है बिटवीन द पार्टीज टू पे फॉर व्हाट हैज बीन डन। क्वांटम मेरिट सबसे ज्यादा उन सिचुएशन में होता है जहां पर एक पार्टी ने पार्ट परफॉर्मेंस की हो और दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट किया हो। अब जिस पार्टी ने पार्ट परफॉर्मेंस की थी वो भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेटेड कंसीडर करती है, लेकिन वो ये चाहती है कि जितना वो काम कर चुके हैं उसकी रीजनेबल अमाउंट क्लेम कर लें, तो क्वांटम मेरिट अप्लाई होगा। तो इसकी 6 सिचुएशंस हम देखेंगे जहां पे क्वांटम मेरिट की एप्लीकेशन होगी। सो लेट्स सी दैट। तो सबसे पहली सिचुएशन तो वो है जहां पर एक एग्रीमेंट करने के बाद पार्टीज को ये पता चलता है कि एग्रीमेंट वॉइड है, या कॉन्ट्रैक्ट जब किया था तब तो वैलिड था लेकिन बाद में किसी वजह से वो वॉइड हो गया, मे बी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और सुपरवीनिंग इलीगैलिटी। तो अब जो पार्टी ने एडवांटेज हासिल किया था ऐसे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में उसे वापस करना है या फिर उसकी कंपनसेशन देनी है जिससे उसको रिसीव किया था। तो इसको हम कुछ सिनेरियोज के अंदर डिस्कस करते हैं। Akram pays Babar ₹1,000 in consideration of Babar's promising to marry Sana, Akram's daughter. Sana is dead at the time of the promise. तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, एग्रीमेंट तो वाइड हो गया। तो बाबर ने जो एडवांस पैसे लिए हुए हैं वो उसको वापस कर दिए। तो ये क्वांटम मेरिट की एक एप्लीकेशन हो गई। दूसरा है आजम कॉन्ट्रैक्ट विद बाबर टू डिलीवर टू हिम 250 kg of rice before May. Azam delivers 130 kg only before the agreed time. Only before the agreed time and none after. तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ। बाबर जो है वो 130 kg को रिटेन कर लेता है, तो उसको 130 kg की फिर पेमेंट भी करनी पड़ेगी। थर्ड सिनेरियो, Alicia, a singer, contracts with Boris, the manager of a theatre, to sing at his theatre for 2 nights in every week during the next 2 months, and Boris engages to pay her ₹50,000 for each night's performance. On the 6th night, Alicia willfully absents herself from the theatre and Boris in consequence rescinds the contract. तो एक पार्टी की तरफ से पार्ट परफॉर्मेंस हुई थी, दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल कर दिया बट स्टिल जो 5 नाइट्स हैं उनके लिए पेमेंट करनी होगी। फोर्थ है आतिफ कॉन्ट्रैक्ट टू सिंग फॉर बिस्मा फॉर ₹100,000 which are paid in advance. Atif is too ill to sing. Atif is not bound to make compensation to Bisma for the loss of the profit which Bisma would have made it if Atif had been able to sing. तो प्रॉफिट्स तो नहीं कंपनसेट करने क्योंकि ये जो इलनेस है ये कोई पर्सन की तरफ से खुद से नहीं है, तो इसकी सूरत में उसकी परफॉर्मेंस तो एक्सक्यूज हो जाएगी। लेकिन जो एडवांस लिया हुआ है
वो वापस करना पड़ेगा। तो पहली सिचुएशन थी वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड, तो उस सूरत में जो बेनिफिट लिया हुआ होता है वो वापस करना होता है, ये क्वांटम मेरिट की एप्लीकेशन है। सेकंड देखते हैं, पर्सन्स इंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट और गुड्स। तो जहां पर एक पर्सन लॉफुली दूसरे के लिए कुछ करता है या उसे डिलीवर करता है तो और उसका बेनिफिट ले लेता है तो उसकी कंपनसेशन देनी है। तो यहां पर भी हम सिनेरियो देखते हैं। आजम अ ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट बाबर हाउस बाय मिस्टेक। अब ये इससे पता चल रहा है कि ये नॉन ग्रेटिशियस एक्ट है। गिफ्ट होता, दावत के तौर पर चीज़ें दी होती, खिलाई होती किसी को, तो वो ग्रेटिशियस एक्ट होता, लेकिन ये क्लियरली नॉन ग्रेटिशियस है। बाबर ट्रीट्स द गुड्स एज इज ओन और कंज्यूम कर लेता है लेट से, तो इज बाउंड टू पे आजम फॉर दैम। इसी तरीके से आसिम सेव्स बशीर्स प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर। Asim is not entitled to compensation from Bashir if the circumstances show that he intended to act gratuitously. तो नॉन ग्रेटिशियस होगा तो क्लेम हो सकता है, ग्रेटिशियस होगा तो क्लेम नहीं हो सकता। एक्ट प्रिवेंटिंग कंप्लीशन ऑफ परफॉर्मेंस, ये सबसे कॉमन कासी कॉन्ट्रैक्ट के एक टाइप में आ जाएगा, क्वांटम मेरिट जहां पर सबसे ज्यादा अप्लाई होता है। इफ अ पार्टी डज नॉट कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट और प्रिवेंट्स द अदर पार्टी फ्रॉम कंप्लीटिंग इट, द एग्रीव पार्टी कैन सू ऑन क्वांटम मेरिट। तो ये सिनेरियो है, शकील एन ऑनर ऑफ अ मैगजीन इंगेज्ड हामिद टू राइट अ बुक टू बी पब्लिश्ड बाय इंस्टॉलमेंट्स इन हिज मैगजीन। तो लेट्स से कि जी 10 इंस्टॉलमेंट्स लिखी जानी थी, आफ्टर अ फ्यू इंस्टॉलमेंट्स वर पब्लिश्ड, लेट्स से कि जी 4 इंस्टॉलमेंट्स पब्लिश हो गई थी, द पब्लिकेशन ऑफ द मैगजीन वाज स्टॉप, इट वाज हेल्ड दैट हामिद कुड क्लेम पेमेंट फॉर द पार्ट ऑलरेडी पब्लिश्ड। तो जितना काम उसने किया था उसके पैसे वो रिकवर कर सकता है। फोर्थ है डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट। डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि एक पार्टी एट डिफॉल्ट may sue on a quantum merit if the contract is divisible and the party not at default has enjoyed benefit of the part performed। तो जिसने गलत किया वो भी उतना बेनिफिट तो ले सकती है डिविजिबल का जिसमें दूसरी पार्टी ने उसका बेनिफिट एंजॉय किया। यहाँ पर हम देखते हैं, आसिफ hired बासित टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर ₹1 million बट बासित abandoned दिस कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर हैविंग डन द वर्क वर्थ $0.5 million। तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं किया। आफ्टरवर्ड आसिफ गॉट द वर्क कंप्लीटेड, तो किसी और से कंप्लीट करवाया। बासित कुड नॉट रिकवर एनीथिंग फॉर द वर्क डन बिकॉज ही वॉज इंटाइटल्ड टू द पेमेंट ओनली ऑन द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो यहां पर पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट को डिविजिबल कंसीडर नहीं किया। तो हम यहां पर एक कॉन्सेप्ट ये ट्रीट करते हैं कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल होता तो क्या होता। तो व्हाट इफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड हैव बीन डिविजिबल, तो रूल ये होता कि बासित कुड रिकवर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मेरिट। जितना उसने काम किया हुआ था उसकी वैल्यू जो 0.5 मिलियन है उसके पैसे वो रिकवर कर सकता। तो यहाँ पर जो पार्टी की इंटेंशन थी वो ये थी कि पूरा हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बगैर उसका नहीं होगा तो वो डिविजिबल कंसीडर नहीं हुआ। लेकिन अगर पार्टीज का ये होता है कि काम जो है वो डिविजिबल नेचर का है तो फिर उसके हिसाब से क्वांटम मेरिट अप्लाई हो जाता। फिफ्थ सिनेरियो है इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड कंप्लीटली बट बैडली। यानी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म तो पूरा हुआ है लेकिन पैरामीटर्स और क्राइटेरिया के मुताबिक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ। इफ इट इज एन इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन कंप्लीटली परफॉर्म बट विद फॉल्ट देन द पार्टी एट डिफॉल्ट में क्लेम द अमाउंट एग्रीड आफ्टर डिडक्टिंग एनी अमाउंट विच द अदर पार्टी हैज पेड टू रिमूव फॉल्ट। तो सिनेरियो से ये बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा। आरिफ एग्रीड टू डेकोरेट बासित फ्लैट फॉर अ लम सम ऑफ ₹200,000। Arif did the complete work, but Basit complained of faulty workmanship. तो काम कंप्लीट है बट प्रॉब्लम्स आर देयर। इट कॉस्ट बासित another ₹30,000 टू रेमेडी द डिफेक्ट। तो जो प्रॉब्लम्स थे उनको रिमूव करने में 30,000 की कॉस्ट लग गई। तो आरिफ ने जो 2 लाख का काम करना था वो प्रॉपर बेशक नहीं किया, 30,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाकर उसका वो काम यूजफुल था, तो ही कुड रिकवर 170,000।
तो बेसिकली 2 लाख जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी, 30,000 जो उसको ठीक करने पे खर्चा लग गया, 170,000 नेट वो रिकवर कर सकता है। सिक्स्थ है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विसेज बट नो रेमुनरेशन इज प्री सेटल्ड। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप प्लम्बर को, इलेक्ट्रीशियन को घर पे किसी काम के लिए बुलाते हैं, पहले से रेट डिसाइड नहीं हुआ होता, तो फिर जो काम हो जाता है तो उसके बाद एक जो रीजनेबल चार्जेस होते हैं वो उसके पे करने होते हैं। व्हेन देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विसेज बट नो रेमुनरेशन इज प्री सेटल्ड, इन सच अ केस रीजनेबल रेमुनरेशन इज पेड। So Azam asked Babar, a plumber, to fix water leakage problem in Azam house. Babar did so. No service charges were decided between them. Babar is entitled to reasonable amount for his services. Obviously वो gratuitously या just for help तो आकर उसका काम नहीं कर रहा था। एक प्रोफेशनल को आप जब बाकायदा एक काम के लिए बुलाते हैं तो वो उसके चार्जेस तो लेगा। चार्जेस आप डिसाइड कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने डिसाइड नहीं भी किए थे, यू स्टिल हैव टू पे रीजनेबल अमाउंट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी क्योंकि पैसे डिसाइड नहीं हुए थे तो फिर पैसे मिलेंगे ही नहीं। तो ये हमारे पॉइंट थे 6 जिसमें क्वांटम मेरिट की एप्लीकेशन थी। अब हम कुछ कास्टी कॉन्ट्रैक्ट और क्वांटम मेरिट के ऊपर पास्ट एग्जाम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो स्प्रिंग 2018 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि जी अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ कासी कॉन्ट्रैक्ट, और हमने 5 टाइप्स ऑफ कासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ी हैं। सप्लाई ऑफ नेसेसरी, ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिटेल में कवर की थी। एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ डिस्क्राइब करना है। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, person enjoying benefit of non-gratuitous act or goods, finder of goods, lost goods, और पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन, वो फिर वापस करनी पड़ती है। फिर एक है जी क्वेश्चन जिसमें सिनेरियोज हैं, अंडर सर्टेन स्पेशल कंडीशंस ऑब्लिगेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट आर इम्पोज्ड बाय लॉ although the parties have never entered into a contract, इसी को कास्टी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। In view of the provisions of the Contract Act, describe the conditions which must be fulfilled for claiming the amount in each of the following cases. अच्छा जी, पहला है बाकिर supplied a jacket to Sultan in order to save him from cold weather. Sultan, who was a minor, अच्छा incompetent to contract है, agreed to pay rupees 2000 for the jacket although its market price was 1500. तो सर्दी से बचाने के लिए जैकेट दी है तो डेफिनेटली ये नेसेसिटी तो है, लेकिन इसकी 2000 की प्राइस क्लेम नहीं की जा सकती, रीजनेबल प्राइस क्लेम की जा सकती है फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ माइनर, वो भी अगर उसकी प्रॉपर्टी हो तो 1500 जो है वो क्लेम किए जा सकते हैं। तो कंडीशन ये होगी कि नेसेसिटी हो, वो कंडीशन मीट हो रही है, और दूसरी है कि रीजनेबल प्राइस तो वो 1500 रिकवर हो। दूसरा सिनेरियो है रोही हु पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ सोलत विदाउट बीइंग आस्क्ड इज नाउ डिमांडिंग पेमेंट फ्रॉम सोलत। तो ये पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन हो सकती है, लेकिन इसमें प्रूव करना पड़ेगा कि रोही का इंटरेस्ट था एंड सोलत वाज बाउंड बाय द लॉ टू पे इट। अगर ये दो कंडीशंस प्रूव हो जाती हैं तो पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन वाला सिनेरियो मीट हो जाए। तीसरा है समी अकुली पिक्ड अप द गुड्स परचेज बाय नादिया फ्रॉम द सुपरमार्केट एंड टुक देम टू हर कार, नादिया डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू इट, समी डिमांडेड सर्विस चार्जेस फ्रॉम नादिया। तो ये भी कासी कॉन्ट्रैक्ट की टाइप है, और इसके अंदर ये नज़र आ रहा है कि एक तो लॉफुल परफॉर्मेंस है और दूसरी पार्टी ने उसका बेनिफिट भी इंजॉय किया है, तो दैट पार्टी हैज़ टू पे रीजनेबल अमाउंट फॉर द सर्विसेज ऑफ द कुली। तो इसको हम आंसर को अब देखते हैं। तो ये टोटल 3, 1 एंड 2 मार्क्स ईच इसमें से है, टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन। सो नेसेसरीज के लिए इट इज़ नेसेसिटी, बट आप सिर्फ 1500 क्लेम कर सकते हैं। रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट विच इज इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, और सहूलत वाज बाउंड बाय लॉ टू पे, ये दो कंडीशन मीट करनी पड़ेगी। और नॉन ग्रेटिशियस एक्ट में लॉफुली एक्ट, किसी का सामान उठा के रखना लॉफुली है क्योंकि एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन था और उसने उसको रिजेक्ट नहीं किया। दूसरा ये कि क्लियर है कुली एक जो काम कर रहा है तो वो ग्रेटिशियसली नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये कि जो नादिया है शी गॉट द बेनिफिट ऑफ द सर्विसेज, सो शी हैज़ टू पे फॉर द सर्विसेज।
Sami rented his house to Qurban for a period of 1 year at an agreed sum of rupees 10,000 per month. After the first 2 months, Qurban defaulted in making payment of the rent. Bakir, a neighbor, being concerned with the strained relationship between Sami and Qurban, paid the rent with good intention. Bona fide payment है. Subsequently, on Qurban's refusal to reimburse the amount, Bakir filed a suit against him on the ground that he made the payment to Sami, which Qurban was legally bound to make, and being a Kasi contract, Bakir is entitled to the reimbursement. अच्छा, इसमें ये बात तो ठीक है कि कुर्बान वाज लीगली बाउंड टू मेक, लेकिन दूसरी बात ये है कि जो बाकिर की तरफ से पेमेंट हुई है वो क्या वो इंटरेस्टेड पर्सन है? सीम्स लाइक कि बाकिर इंटरेस्टेड पर्सन नहीं है, सिर्फ ये कि जी दो लोगों के दरमियान झगड़ा ना हो तो आप उसकी पेमेंट कर देते हैं, तो आपका अपना इंटरेस्ट तो कोई भी नहीं है उस पेमेंट के अंदर, आपके ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं है पेमेंट होती या ना होती, तो ऐसी पेमेंट जो है वो फिर क्लेम नहीं की जा सकेगी. तो बाकिर इज नॉट जस्टिफाइड इन. तो ये है जी, पर्सन हु मेड द पेमेंट मस्ट हैव हिज ओन इंटरेस्ट, द अदर पर्सन मस्ट बी बाउंड बाय लॉ टू पे. तो बाकिर डज नॉट सीम टू हैव एन इंटरेस्ट, तो ही इज नॉट जस्टिफाइड इन हिज सूट. Mohsin acquired a piece of agricultural land in Morosin from a local landlord Qasim Sumro on lease term of 20 years. The revenue payable by Qasim Sumro on his land to the provincial government was in arrears. जो property tax पे करना था वो नहीं पे किया. As a result, the land was advertised for sale by the provincial government. Mohsin, in order to prevent the sale of land, paid the sum due by Qasim Sumro to the provincial government. अब देखें जी, कासिम सुमरो ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पेमेंट करनी थी, मोहसिन ने वो पेमेंट कर दी. मोहसिन का जो अपना इंटरेस्ट है वो है लीज. सो यहाँ पर अगर आप देखें तो मोहसिन इंटरेस्टेड पर्सन भी है और कासिम सुमरो की तरफ से कासिम सुमरो इज लीगली बाउंड टू पे द अमाउंट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट. तो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं. तो अगर हम कहेंगे क्या वेदर मोहसिन कैन रिकवर सच अमाउंट फ्रॉम कासिम सुमरो, तो हमारा आंसर होगा यस. और रीजनिंग होगी क्योंकि ये पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन है और मोहसिन का इंटरेस्ट क्या है कि उसकी लीज जो है वो फिर एनल हो सकती है, कैंसिल हो सकती है, और दूसरी तरफ कासिम सुमरो जो है ही वाज लीगली बाउंड टू पे दैट अमाउंट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट. तो ये दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं, तो पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन का सिनेरियो कंप्लीट हो रहा है. In the given scenario, Qasim Sumro was legally bound to pay the land revenue to the provincial government, and Mohsin, being interested in such payment, as his lease would have been annulled upon sale of land by the provincial government, is entitled to recover the amount from Qasim. तो ये आप कंडीशंस बताएंगे, कंडीशंस की एप्लीकेशन सिनेरियो पे करेंगे और कंक्लूजन देंगे. स्प्रिंग 2019 में क्वेश्चन है जी 6 मार्क्स का. Yasmin stayed at Hotel Fragrance during the exhibition of her famous jewelry brand. Okay, after she left, the housekeeping staff found a precious branded ring from a drawer, which was handed over to the hotel manager. So they found a lost good and they kept it. Meanwhile, Ahmad, who was staying at the hotel, stole the ring and escaped. Hotel manager tried to contact Yasmin, but she had already proceeded on a year-long tour at an unknown destination. Under the provisions of Contract Act 1872, discuss what actions can be taken by the hotel management in this scenario. And what would be their rights when the ring is recovered. तो यहाँ पर अगर हम 6 मार्क्स में देखें तो एक लॉन्ग डिस्कशन बनेगी. पहली बात तो इसमें अगर हम अंडरस्टैंड करें तो फाइंडर ऑफ गुड्स जो है वो ऑनर को ट्रेस करने की कोशिश तो करेंगे, बट साथ के साथ उनकी जो बेसिक पोजेशन का राइट है कि अहमद ने अगर चोरी किया है तो वो अब उनके पास राइट है कि वो अहमद पर केस करके उसको रिकवर कर सकते हैं. तो द कॉन्ट्रैक्ट विच एग्जिस्ट बिटवीन यास्मीन एंड होटल मैनेजमेंट, ये बेलमेंट है.
और यास्मीन इस केस में बेलर होगी, और जो अमानत रखी हुई है वो होटल मैनेजमेंट ने रखी हुई है एज फाइंडर ऑफ गुड्स। अहमद हैज रॉन्गफुली डिप्राइव्ड द होटल स्टाफ ऑफ द पोजेशन ऑफ द गुड्स बिल्ड। तो होटल मैनेजमेंट जो है वो उस पर केस करके उससे चीज़ रिकवर करने की पूरी कोशिश कर सकती है, जिस तरह से यास्मीन खुद करती है, तो यास्मीन के एब्सेंस में वो कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब वो रिंग रिकवर कर भी लेते हैं तो फिर वो यास्मीन को तभी रिंग देंगे जब वो यास्मीन उनके नेसेसरी एक्सपेंसेस उनको पे करती है, जो कि उनकी रिंग की रिकवरी पर लगे हैं या ऑनर को ट्रेस करने में लगे हैं। दूसरा ये कि वो तब तक जो है रिटेन कर सकते हैं रिंग जब तक वो चाहें, जब तक ट्रू ऑनर उनसे क्लेम नहीं करते, और उनका कोई राइट नहीं है यास्मीन से कंपनसेशन लेने का। हाँ, यास्मीन को अगर रिंग चाहिए तो शी हैज़ टू पे देम कंपनसेशन, अदरवाइज वो उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। राइट ऑफ सेल, हाँ, अगर ऐसा होता है कि लॉफुल चार्जेस पे करने से इनकार कर देती है तो होटल मैनेजमेंट जो है वो फिर रिंग को सेल कर सकती है, और अपने इन केस के अगर जो उनके चार्जेस हैं वो रिंग की वैल्यू के 2/3 से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बेसिकली जो राइट टू सू होगा फ्रॉम द थीफ, उसके बाद रीइंबर्समेंट हो सकती है नेसेसरी एक्सपेंसेस की, रिटेन कर सकते हैं जब तक कि उनके एक्सपेंसेस पे नहीं किए जा सकते, और अगर उनके लॉफुल चार्जेस एक्सीड कर जाते हैं 2/3 ऑफ वैल्यू से तो वो सेल भी कर सकते हैं उस रिंग को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।